कहते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शिक्षा के अधिकार को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में हमने समाज कल्याण प्रशासन को समझा था। आज के इस वीडियो में हम शिक्षा के अधिकार को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ सकें। इसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन। क्या कहते हैं? राइट टू एजुकेशन। तो कभी कभी आप शिक्षा के अधिकार को RTE के रूप में भी देखोगे। RTI क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। और RTE मतलब राइट टू एजुकेशन। अब भारत में डायरेक्टली अब बात कर रहे हैं तो भारत में स्वतंत्रता के समय शिक्षा का परिदृश्य विषादपूर्ण और निराशाजनक था। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, अगर हम उस टाइम पीरियड की बात करें तो भारत में जो शिक्षा का स्वरूप था बहुत ही निराशाजनक था, वो अच्छा नहीं था। वर्ष 1951 में साक्षरता दर न्यूनतम प्रतिशत 18.3% थी। यह प्राथमिक विद्यालयों में कुल नामांकन अनुपात 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग का 43% था। और 11 से 14 वर्ष यानी कक्षा 6 से 8 तक के आयु वर्ग में यह अनुपात 13% था। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुत्पादक शिक्षा का परिणाम था। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश काल में जो शिक्षा दी जा रही थी वो अनुत्पादक थी, उसे कुछ खास तरक्की नहीं मिल रही थी। मान लो आप लोग, हम देखते हैं कि शिक्षा दी जा रही थी, कई सारे स्कूल वगैरह खोले गए थे, सरकार ने शिक्षा का प्रबंध किया था, लेकिन उनमें से कितने लोगों को अच्छा रोजगार मिल पा रहा था? तो ये एक अनुत्पादक शिक्षा थी। इसके साथ ही बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसमें बहुत सारी कमियां थी, और सामाजिक आर्थिक भी स्थिति थी लोगों की कमजोर थी। जिस कारण से हम देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के टाइम पीरियड के आसपास 1947 या 1950 के आसपास की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा की जो स्थिति थी, भारत में पढ़े लिखे लोगों की जो स्थिति थी वो खराब थी बहुत। 1951 में अगर हम बात करें तो जो साक्षरता दर थी, पढ़े लिखे लोगों का जो प्रतिशत था वो 18% के लगभग था। मतलब ये कि 100 लोगों में से सिर्फ 18 लोग ही पढ़े लिखे थे। ये आंकड़ा क्या है? बहुत कम है। 100 में से 18 लोग। आप खुद सोचिए ये आंकड़ा आंकड़ा कितना कम है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में कुल नामांकन, जो प्राथमिक विद्यालय थे, जो लगभग छठी मतलब 5वीं तक के जो विद्यालय होते हैं, 5वीं क्लास तक के जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें इस आयु वर्ग के जो बच्चे थे उनका सिर्फ 43% ही उसमें एडमिशन लिए हुए था। इसके साथ ही अगर हम बात करें 11 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की, तो वो बच्चे जो 6 से 8 तक के क्लास में उनका जो प्रतिशत था वो 13% था। मतलब ये कि 11 से लेकर 14 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे थे, वो अगर हम उन्हें देखें 6 से लेकर 8th क्लास तक, अगर हम उन बच्चों के प्रतिशत को, परसेंट को देखें तो वो मात्र 13% था ही। मतलब ये कि बहुत सारे लोगों ने प्राथमिक शिक्षा ली, फिर वो वहीं पर स्टॉप हो गए। और आप देख भी सकते हैं, वो अभी हम बहुत लंबे समय बाद भी देखें तो बहुत लोग आज भी 5वीं तक ही पढ़े लिखे हैं। अगर आप पुराने लोगों को देखें तो बहुत सारे लोग 5वीं तक यानी कि प्राथमिक विद्यालय तक ही पढ़े हैं। बहुत सारे लोग यहाँ तक आते आते उनकी संख्या कम होती गई। तो ये स्थिति थी स्वतंत्रता के समय। हालांकि स्वतंत्रता के बाद की सरकारें शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर सामाजिक कल्याण नीतियों के केंद्र बिंदु के रूप में रखती हैं। मतलब शिक्षा को सामाजिक कल्याण नीतियों के केंद्र बिंदु में रखती हैं। इसका मतलब है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई सारी नीतियां बनाई। उन्होंने कोशिश की कि प्रत्येक बच्चे को एक औपचारिक स्कूल में पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा, संतोषजनक और समान गुणवत्ता का अधिकार मिले, जो कुछ आवश्यक मानदंडों और मानकों को पूरा करता हो। इसलिए सरकार ने सार्वभौमिक मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 प्रस्तुत किया है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद की, आज़ादी के बाद की बात करें, तो भारतीय सरकार ने शिक्षा को सामाजिक कल्याण की नीतियों में प्रमुख स्थान दिया है। मतलब ये, जैसे कि देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए सरकार जो कार्यक्रम करती थी, उसमें सरकार ने सदा से ही शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान देने का प्रयास किया है। हालांकि हम देखते हैं कि अभी भी इसमें कई सारी कमियां हैं, लेकिन वो बात दूसरी है। लेकिन फिर भी हम देखें कि सरकार के द्वारा कोशिश की गई है काफ़ी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। सरकार ने सदा से ही मतलब ये कोशिश की है स्वतंत्रता के बाद से ही, जो बच्चे हैं, जो निम्न वर्ग मतलब जो निम्न
आयु के जो बच्चे हैं उन्हें प्रारंभिक शिक्षा कम से कम पूरी तरह मिल सके, उन्हें एक संतोषजनक या जो भी चीज़ें शिक्षा के लिए आवश्यक होती हैं वो सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराई जाएं। इसी के चलते इसी के चलते हम देखते हैं कि सरकार ने सभी बच्चों को या सभी लोगों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए सारे साधन शिक्षा से संबंधित उपलब्ध कराने के लिए एक अधिनियम बनाया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ताकि सभी लोगों को सार्वभौमिक रूप से मुफ्त शिक्षा, जो स्पेशली जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो मिल सके। देखो प्राइमरी एजुकेशन में 1 से लेकर 8 तक की क्लास को ऐड किया जाता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट से लेकर 8 तक की क्लास को हम प्राइमरी में जोड़ लेते हैं। संविधान के 86वें संशोधन 2002 ने मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 21A को जोड़ा। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था और लोकसभा में 2009 में इस पर कानून बनाए गए थे, लेकिन यह 1 अप्रैल 2010 को कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ। देखिए यहाँ पर बात को समझिए, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था, ये पूरी तरह जो जब तैयार हुआ, पूरी तरह जब लागू हुआ, तो इसे आप देखो 2010 में ये पूरी तरह लागू हुआ था देश में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझो। एक्चुअली 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था 2002 में, जिसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को एक निःशुल्क और एक अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान किए गए थे और इसके तहत अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया था। देखो अनुच्छेद 21 ऑलरेडी मौलिक अधिकार है, एक अनुच्छेद 21 ऑलरेडी जब संविधान बना था तब से ही भारतीय संविधान में शामिल है, लेकिन अब शिक्षा के अधिकार से संबंधित एक अधिनियम ऐड कर दिया गया 2002 में, जिसका नाम था अनुच्छेद 21 का हिंदी में का कहते हैं और इंग्लिश में ए कह देते हैं, तो ये जोड़ लिया गया। अब यहां पर आपको समझना है कि 2002 में बस एक अधिनियम, एक संविधान संशोधन के रूप में इसे अपना लिया गया, इसे एक अनुच्छेद के रूप का दर्जा दे दिया गया। मतलब ये कि अभी बस 2002 में ये संविधान में ऐड किया गया है, इस पर अभी तक कोई कानून नहीं बनाए गए थे, लेकिन 2002 के बाद 2009 में इससे संबंधित कानून बनाया जाता है, अधिनियम बनाया जाता है। ठीक है, अधिनियम का मतलब है अब कानून तैयार कर लिया गया है कि किस तरह से हमें लागू करना है सारी चीजों को। मतलब देखो कहने का ये है कि आपको एक मौलिक अधिकार दिया गया, अब उस मौलिक अधिकार को तो भाई संविधान ने दे दिया, लेकिन जो सरकार है उसे तो व्यवस्था करनी है ना, उसे तो ये चीजें देखनी है कि हमें इस मौलिक अधिकार को लागू किस तरह से करना है, किन किन बातों को हमें ऐड करना है, किन किन बातों को नहीं। क्योंकि अब अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार के रूप में संसद के द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन अभी तक इस पर कुछ खास कार्यवाही नहीं हुई थी। इसके लिए जो कानून बनाए गए वो बनाए गए 2009 में। 2009 में एक अधिनियम बनाया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, पूरे कानून बना दिया गया कि किस तरह से व्यवस्था की जाएगी, शिक्षा का अधिकार किस तरह से प्रदान किया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे आप बात को समझो, मान लो आपको शिक्षा का अधिकार मिल गया, लेकिन फिर भी भाई सरकार को टाइम चाहिए ना। अब शिक्षा का अधिकार मान लो उसने सभी बच्चों को दे दिया, अब सभी बच्चे सरकार के पास जाएं कि भाई देखो मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, हमारे इस अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते आप, अगर उल्लंघन करोगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सभी लोग चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सरकार के ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा। इसीलिए सरकार एक टाइम पीरियड रख लेती है अपने पास। ये जो टाइम पीरियड मैं कह रहा हूँ, ये मतलब मैं ऐसे ही जमीनी स्तर पर कह रहा हूँ, ये ऑफिशियली नहीं है। टाइम पीरियड का मतलब यहाँ पर ये है कि सरकार अब इस अधिनियम, मतलब ये जो अधिकार दिया गया मौलिक अधिकार, इसको पूरा करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगा देती है, इसको पूरी तरह लागू करने में। देखो अब शिक्षा का अधिकार दे दिया गया, अब इसको लागू करने के लिए सरकार को सही कई सारे स्कूल खोलने थे, पूरी व्यवस्था बनानी थी, जिसके चलते 2009 में पूरी तरह कानून बनकर तैयार हुआ इस अधिनियम को लागू करने के लिए। शिक्षा के अधिकार को पूरी तरह लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार का फायदा मिल सके, इसके लिए पूरी तरह जो कानून बनाए गए वो 2009 में बनाए गए, और फिर उसको जब सारी चीजें व्यवस्थित हो गई तो 2010 में उसको पूरे देश में लागू कर दिया गया, बस कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि उस समय कश्मीर एक
अलग स्टेट, मतलब था तो भारत में, बट लेकिन फिर भी उसे एक अलग संविधान का स्टेट माना गया था। तो यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। लेकिन हाँ, एक बात हम कह सकते हैं कि 2002 में ही ये एक अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया और काफ़ी लेट हो गया, 2010 में फिर ये पूरी तरह लागू हुआ। लेकिन फिर भी आज हम देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का प्रवेश बढ़ रहा है। इस अधिनियम के विषय में मुफ्त और अनिवार्य शब्द शामिल थे, जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रावधान हैं, जिन्हें किसी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता है, उन्हें इसके माध्यम से किसी स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। सरकार द्वारा इस अधिनियम के माध्यम से यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रत्येक बच्चे को मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा मिले। शिक्षा को हर एजुकेशन को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाने के लिए भारत प्रमुख विकासशील देशों में से एक बन गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ पे मुफ्त और अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस जो अधिनियम बनाया गया था 2009 का जो अधिनियम पारित किया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके तहत एक शब्द का यूज किया गया है मुफ्त, और एक शब्द है अनिवार्य। मतलब जो शिक्षा होगी वो मुफ्त होगी, और अनिवार्य मतलब कंपलसरी है, शिक्षा देना देना है तो देना है। निशुल्क शिक्षा का तात्पर्य है कि किसी भी सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक बच्चे से कोई शुल्क, फीस या भुगतान नहीं लिया जाना चाहिए। इस अधिनियम के प्रावधानों में, यानी कि जो प्रोविजंस किए गए हैं इस अधिनियम में, जो कानून बनाए गए हैं, उसमें यह भी शामिल है कि इन बच्चों को पड़ोस के पारिभाषित क्षेत्र या सीमा के भीतर प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश की अनुमति है। संयुक्त बाल कोष यूनिसेफ। देखो दोस्तों, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है। देखो, ये जो अधिनियम बना, इसकी इंपॉर्टेंस आप समझिए। इस अधिनियम के तहत ये सारी चीजें निश्चित की गई कि कोई भी बच्चा है तो वो अब शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता, उसको अधिकार है कि वो एजुकेशन ले सकता है। यहाँ पे मुफ्त या निशुल्क की बात की गई। निशुल्क का मतलब है कि जो सरकारी स्कूल होंगे उसमें किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी, यहाँ तक कि कोई ट्यूशन फीस, वर्दी, किताबों के लिए कोई फीस या कोई भी चीज फीस नहीं ली जाएगी। उनको पूरी तरह मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा, उनको एजुकेशन मुफ्त दी जाएगी, ये व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा कई बार होता है कि जो आसपास के स्कूल होते हैं वो मना कर देते हैं एडमिशन लेने के, लेकिन एडमिशन देने से मना कर देते हैं, लेकिन ये जो अधिनियम है वो कहता है कि अगर आप किसी क्षेत्र में रहते हैं और आपके क्षेत्र में जो भी स्कूल है, तो वहां पर आपको प्राथमिक शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी, आपका एडमिशन होगा। मतलब बच्चों को ये अनुमति दी गई है, ये मतलब ये उनके पास अधिकार है कि उनका एडमिशन, जो भी इलाका है, जिस इलाके में उनका मतलब स्कूल पढ़ता है, उसमें उनका एडमिशन हो। जिस इलाके में वो रहते हैं उसके आसपास जो भी स्कूल है तो उसमें एडमिशन हो सकता है। और इस अधिनियम के तहत कोई स्कूल मना नहीं कर सकता। ये जो राइट टू एजुकेशन के तहत कोई स्कूल मना नहीं कर सकता कि मैं आपको एडमिशन नहीं दूंगा, अगर आपके इलाके में आपके पास डॉक्यूमेंट है। बात वही आ जाती है कि डॉक्यूमेंट वाली बात आ जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप लीगली क्लेम कर सकते हो कि मेरे पास राइट टू एजुकेशन का अधिकार है। देखो, कहने का मतलब, डॉक्यूमेंट का मतलब यह है कि आप मान लो आप अपने आसपास के किसी सरकारी स्कूल में गए। अब आपने कहा कि मुझे इसमें चाहिए क्योंकि मैं यहीं का निवासी हूँ। तो बस वही है कि वो थोड़े से डॉक्यूमेंट उन्हें चाहिए कि आप यहीं के निवासी हो तो ठीक है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। वो बात अलग है कि ज़मीनी स्तर पर आज भी हम देखते हैं कि कई स्कूल वाले मना कर देते हैं, कई स्कूल वाले एडमिशन लेने से मना कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई, क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे बात आ रही है यूनिसेफ की। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र को तो आप जानते ही हैं, ये यूएन है, यानी कि एक वर्ल्ड लेवल की एक संस्था है, पूरे विश्व की एक संस्था है यूएन। अब यूएन के अंतर्गत कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि आपने डब्ल्यूटीओ का नाम सुना होगा, है ना। इसी तरह विश्व, मतलब दूसरे विश्व से संबंधित कई सारी संस्थाएं यूएन के अंतर्गत आती हैं। अब एक संस्था है, एक बाल एक शिक्षा से संबंधित ये एक संस्था है, एक बाल कोष से संबंधित एक संस्था है, जो कि बालकों की, जो कम उम्र के जो लोग बच्चे हैं उनकी शिक्षा से संबंधित या उनके पोषण से संबंधित कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है। अब भारत में जो काम कर रहा है यूनिसेफ, एक संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक संगठन है, शिक्षा के क्षेत्र में पर जो निगरानी रखता है। अब ये जो संगठन है, ये जो संस्था है, भारत में ये जो काम कर रही है,
यूएन की तरफ से भारत में ये जो संस्था काम कर रही है, अब इसके क्या विचार हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम सारी बातों को समझते हैं। जो यूनिसेफ है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, वो भारत के संयुक्त राष्ट्र कोष के इसके अनुसार, ये जो भारत में है ना ये संस्था, इसलिए यहाँ पे भारत आया है, तो संयुक्त राष्ट्र कोष भारत के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों से यह पता चला है कि कई स्कूल जाने वाले बच्चे बुनियादी कौशल यानी कि जो बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक स्किल्स होती हैं, या जो साक्षरता है, एजुकेशन है, के मूल सिद्धांतों को भी नहीं सीख सके हैं, जो उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक है। यूनिसेफ इसके अलावा यूनिसेफ के विशेषज्ञों ने उल्लेख किया है कि घटिया गुणवत्ता वाली शिक्षा के परिणाम खराब हुए हैं। अंततः अधिक से अधिक बच्चे श्रम, दुर्व्यवहार और गरीबी के दुष्चक्र में फंस गए हैं, और इसके कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन करने और शिक्षा में पिछड़ने में सक्षम नहीं है। शिक्षा में बराबरी करने में सक्षम नहीं, ये होगा, पिछड़ना नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, सक्षम नहीं है। आप यूँ कर सकते हैं कि कंपटीशन करने में सक्षम नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव संसाधन का मतलब होता है कि आपके जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा स्किलफुल हैं, वो कितने ज़्यादा समझदार हैं, उनके अंदर कितनी पावर है। अगर देखो मानव संसाधन अच्छा होगा तो लोग कई सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो जिसके परिणाम स्वरूप मानव संसाधन की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर हम बात करें यूनिसेफ की, जो कि एक संस्था है यूएन की तरफ से भारत में जो काम कर रही है, शिक्षा से संबंधित जो क्षेत्र में निगरानी रखती है, अब उसकी अगर बात माने तो उसका कहना है कि भारत के कई मंत्रालयों से ऐसे रिकॉर्ड देखने को मिले हैं, जिससे पता चलता है कि भारत में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बुनियादी शिक्षा भी अभी नहीं सीख पाए, स्कूल जाते हुए भी वो काफ़ी कुछ सीख नहीं पाए हैं, और इसी कारण से भारत में जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो विश्व की स्तर की प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है, कंपटीशन करने में सक्षम नहीं रही है। तो यहाँ पे एक तरह से निंदा भी की गई है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कि घटिया गुणवत्ता वाली शिक्षा का यही परिणाम निकला है कि इससे जो बच्चे हैं वो श्रम करते हैं, दुर्व्यवहार, गरीबों के दुष्चक्र में यानी कि गरीब बन जाते हैं वो भी। और ये थोड़ा सा हम देखते भी, देखो ऐसे तो डायरेक्टली अगर हम क्रिटिक करें, आलोचना करें तो वो सही नहीं है, लेकिन अगर हम ज़मीनी स्तर पर देखें तो यहाँ पे थोड़ी बातें गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब स्कूल जाते हैं, तो वही उनका सवाल यही होता है कि भाई अब स्कूल में हम क्या करें। हम पढ़ मान लो बहुत सारे जो मतलब कमज़ोर बैकग्राउंड से आते हैं जो बच्चे, अगर वो तो मतलब 5वीं तक आराम से पढ़ लेते हैं, फिर हाई जैसे जैसे स्कूल बढ़ते जाता है वैसे वैसे उनको टेंशन होने लगती है। टेंशन मतलब अब उन्हें अर्निंग चाहिए होती है, उन्हें पैसा चाहिए होता है ताकि वो अपने घर में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो जब बच्चा बचपन से ही मतलब गरीब है, तो गरीब फैमिली में है, तो वो घर के काम काज में हाथ बटवाता है, तो इसके कारण उसका मतलब मन अपने घर में ही लगा रहता है। तो और बच्चे को ये मन मन में पता रहता है कि जो शिक्षा है वो मेरी तभी सफल होगी जब मैं कॉलेज में पढ़ लूंगा, जब मैं आगे चलकर एमए कर लूंगा, जब मैं पीएचडी करूंगा तब जाके मैं सफल होऊंगा, जब मैं आगे चलकर कोई एसएससी का या यूपीएससी का कोई एग्जाम करूंगा तब जाके मेरी नौकरी लगेगी। तो ये सारी चीजें बच्चे को डिमोटिवेट कर देती हैं, और कई सारे बच्चे फिर नीची क्लास में होते हैं तभी से ही अपना कोई भी काम ढूंढना शुरू कर देते हैं, छोटे मोटे जो काम होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें कमियां हैं। अगर दूसरी तरह की स्किल सिखाई जाए बचपन से ही बच्चों को टेक्निक के मामले में भी मतलब तेज किया जाए, अलग अलग फील्ड हैं, अलग अलग फील्ड में लगाया जाए, तो हो सकता है कि बच्चे कुछ जल्द से जल्द अपना एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बने, और उसी पैसे से जो भी वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर कमाते हैं, उसी पैसे से वो हायर एजुकेशन ले, तो काफ़ी ज़्यादा सुधार अभी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कमियां थी जिसको मैंने अपने शब्दों में समझाया आपको। अब इन्हीं परिस्थितियों, यहाँ पे जो यूनिसेफ ने बुराइयां की हैं, यूनिसेफ ने जो भी चीज़ें बताई हैं, अब उसी कॉन्टेक्स्ट में इन्हीं सब परिस्थितियों में, इन्हीं इन सभी परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में भारत सरकार एक नई शिक्षा नीति लेकर आई है। केंद्रीय मंत्रालय ने प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के उद्देश्य से जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी पारित की। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2040 तक भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना है, ताकि गुणवत्तापूर्ण, सुलभ, सस्ती और बाजार के अनुकूल शिक्षा को प्रेरित किया जा सके।
तो अब यहीं पे शिक्षा में कई सारे सुधार करते हुए भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति को पारित किया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनईपी भी कहा जाता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जाता है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि इस नीति ये जो नई शिक्षा नीति है, इसका लक्ष्य यही है कि 2040 तक भारत में एक ऐसी शिक्षा का प्रसार किया जाए जो काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी गुणवत्तापूर्ण हो, सुलभ हो, सस्ती और बाजार के अनुकूल शिक्षा दे सके। मतलब भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए 2020 में एक नई शिक्षा नीति बनाई गई है राष्ट्रीय स्तर पर। देश के ने स्वतंत्रता के बाद की अवधि में शैक्षिक अवसरों का अभूतपूर्व विस्तार देखा है। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा, विषयों की रचनात्मक परिणति और व्यवहार्य पाठ्यक्रम के साथ व्यक्ति के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करके देश की शैक्षिक प्रणाली को और बेहतर बनाना है। एनईपी 2020 उन लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करके असमानताओं को दूर करने और शैक्षिक अवसरों को समान बनाने पर जोर देती है, जिन्हें अब तक समानता से वंचित रखा गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2020 में जो शिक्षा नीति बनाई गई है उसको उसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। यहाँ तक अभी देखो, आप यहाँ पे थोड़ा-सा कंक्लूड करो। यहाँ पे अभी हमने स्टार्टिंग में थोड़ा बैकग्राउंड देखा कि भारत में स्वतंत्रता के समय कैसी स्थिति थी। ठीक है? इसके बाद हमने देखा कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने या देश की सरकारों ने कल्याण से संबंधित नीतियों में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसके बाद हम देखते हैं 2009 में एक अधिनियम बना दिया जाता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और ये एक मौलिक अधिकार के रूप में सामने आता है। और इसके तहत कई मतलब बच्चे सशक्त होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध हो जाती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा कदम था भारतीय शिक्षा में। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि कई सारी इसमें कमियाँ भी आती हैं सामने, और यूनिसेफ के द्वारा भी कई सारी इसमें कमियाँ दिखाई जाती हैं। जिसके तहत कई सारी कमियों को दूर करने के लिए 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा एक नई एजुकेशन पॉलिसी, एक नई शिक्षा नीति को लाया जाता है। और इस नई शिक्षा की नीति का जो उद्देश्य बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि इस नई शिक्षा नीति के तहत ये व्यवस्था करना है कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसको मजबूत किया जा सके, वो उसको काफ़ी अच्छा और काफ़ी ऐसा बनाया जा सके जिसमें बच्चे मतलब बाजार उन्मुख हो उनकी शिक्षा, मतलब कि उन्हें आसानी से रोजगार मिल जाए। ऐसी शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है। तो यहाँ तक हमने सारी बातों को कवर कर लिया। शिक्षा के अधिकार से संबंधित जितनी भी बातें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको समझनी थी, वो सारी हमने समझ ली। तो भारत में हमने शिक्षा के अधिकार को काफ़ी अच्छे से समझा। हालाँकि 2020 की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसके कई सारे भी क्रिटिक हो सकते हैं। जैसे कि क्रिटिक ये भी हो सकता है कि जो अब ग्रेजुएशन वगैरह है, वो काफ़ी लंबी हो गई है। तो अब अलग-अलग पर्सपेक्टिव हैं, अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, अलग-अलग विचार लोग रखते हैं इसके ऊपर भी। लेकिन यहाँ पे हमें क्रिटिक वगैरह को नहीं देखना, आलोचनाओं को नहीं देखना। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी हैं जिन्हें आगे हो सकता है हमें दिखाई दें। तो हमें एक यहाँ पर बस हमें शिक्षा का अधिकार समझना था जो हमने पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।